Good morning, class. I hope you all are fine. Class 5. Your diary is unit number 7. Soil. What is soil? Soil is the outer layer of crust of earth. It is a mixture of rocks, air, minerals, salt, water, humus and microbes. क्या है ज़मीन? ये ज़मीन के सबसे बाहर वाली तह होती है जिसे हम सॉइल बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट, वाटर, ह्यूमस और माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। हमें पता है कि ज़मीन की यानी सॉइल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सॉइल बिकॉज ऑल एनिमल्स टेक देयर फूड फ्रॉम सॉइल। ना सिर्फ ये हमें फसलों की पैदावार के लिए ज़रूरी होता है बल्कि ज़िंदा जानदारों के रहने के लिए भी ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट प्रोवाइड्स फिल्म फाउंडेशन फॉर रोड्स, हाईवेज़ एंड बिल्डिंग्स के लिए भी और हाईवे वगैरह बनाने के लिए भी हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है। एंड नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल यानी सॉइल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, सॉइल किससे मिलकर बनती है। रॉक्स एंड स्टोन्स होल्ड द रूट्स ऑफ प्लांट्स फर्मली टू द ग्राउंड। यानी रॉक्स और स्टोन का ज़मीन में होना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। ये क्या करते हैं, ये पौधों की जड़ों को ज़मीन में गाड़े रखती हैं ताकि जो है प्लांट्स वहाँ पे रह के सही तरीके से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ज़मीन से आसानी से ले लें। इसके अंदर हवा और पानी भी अच्छी तरह से इसके स्पेस पार्ट में पहुँच जाती है। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, एयर। एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। हमें पता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका हवा का ज़मीन के अंदर जाना, जिसमें प्लांट्स रहते हैं या और भी लिविंग थिंग्स रहती हैं, उनके सांस लेने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। थर्ड थिंग इज़ वाटर। हमें पता है प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स। पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए से ज़मीन में से नमकियात और पानी जो है वो लेते हैं। माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे जानदार, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कोई भी चीज़ बेकार नहीं है बल्कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड बॉडी की ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बदले में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते हैं जो कि फॉर क्रॉप प्रोडक्शन वेरी फ्रूटफुल होते हैं। Fifth point is earthworm. Earthworm and some insects make holes in the soil which allow air to pass through. अब जितने भी earthworms और small insects होते हैं ये मिट्टी में सुराख के ज़रिए से हवा को अंदर जाने का बायस बनते हैं ताकि ज़मीन की जो एक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हवा का टेम्परेचर चेंजेस, केमिकल्स और जितने भी वाटर है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं रॉक सरफेसेस को टीनी पार्ट्स में। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। यह प्रोसेस होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लगते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल। अब सॉइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लॉम सॉइल एंड ह्यूमस। क्ले सॉइल called heavy soil because it has lot of water, minerals and little air spaces. That's why these are called heavy soil and its name is clay soil. Plants and animals cannot live without it because they cannot breathe in it. Second is sandy soil. These are called hungry soil because water drains quickly from it and take away minerals with it. इसको क्या बोलते हैं, हम हंग्री सॉइल बोलते हैं क्योंकि यहाँ से पानी और नमकियात जल्दी से जो है वो मूव कर जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हंग्री सॉइल। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव इन सच सॉइल। पौधे और जानवर इस मिट्टी में नहीं रह सकते बिकॉज देयर इज़ a lot of air. It lacks the minerals and water essentially for their healthy growth. जो पौधों के ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स और मिनरल की ज़रूरत होती है वो यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं, इस वजह से पौधे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ लॉम सॉइल। अब लॉम सॉइल होती है, इसे हम हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कहते हैं बिकॉज इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड मिनरल्स। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड हेल्पफुल फॉर प्लांट्स। Humus that helps in growth of plants because it consists of many microorganisms that helpful for decomposition of dead plants and animals. That in this way they release nutrients that is very helpful for plants. Now discuss layers of soil. First one is humus. Second is topsoil, subsoil and bedrock gravel. टॉप सॉइल को हम फर्टाइल टॉप लेयर बोलते हैं विच इज़ डार्क ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। इट इज़ रिच इन मिनरल्स, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन इट। इसके अंदर बहुत से पौधे और जानवर रहते हैं।
सब सॉइल, इट इज़ लाइटर कलर लेयर ऑफ सॉइल फाउंड बिलो द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल से बिल्कुल नीचे सब सॉइल होती है। इसमें भी मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमस और मैरीन ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसके अंदर रहते हैं और ह्यूमस नहीं होता। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन सॉइल। अब ज़मीन का जो है, ज़मीन के ऊपर लिविंग थिंग्स का क्या इफ़ेक्ट होता है। हमें पता है सॉइल के अंदर वाटर, मिनरल, सॉल्ट वगैरह मौजूद होते हैं। इन सब को हम जो है वो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 इज़ एडिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसमें डिकम्पोजर्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म वगैरह हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और इसके बदले में न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। Next one is removal of minerals. In case of shortage of minerals, fertilizers are provided that help in growth. बाज़ औक़ात ऐसा होता है मिनरल्स की कमी हो जाती है, या दैट इज़ मिनरल्स को रिमूव कर दिया जाए, यानी सॉइल में बेहतर तरीके से नमकियात ना मिल पाए प्लांट्स को, तो हमें फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। अदरवाइज प्लांट्स की डेथ हो सकती है। सॉइल एरोजन में क्या होता है कि ज़मीन के सबसे ऊपर वाली जो तह होती है, जो मिट्टी की तह होती है, वो हवाओं के और बारिश के आने की वजह से मूव आउट कर जाती है, ऊपर से मूव कर जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो कटिंग का शिकार हो जाती है, ज़मीन फट जाती है और बेहतर तरीके से वहाँ पे फसलों की पैदावार नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ सॉइल एरोजन। अब ज़मीन कटिंग का शिकार हो जाती है, ज़मीन ख़राब हो जाती है। उसकी वजूहत है डिफॉरेस्टेशन, इन विच वी कटिंग द ट्रीज़। सेकेंड वन इज़ वाटर, too much quantity of water in form of rain that move away the upper layer of soil, that is dangerous for plants. And third is wind. अगर हवा की मिकदार भी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हवा चलने लग जाए, तो तब भी हमारी मिट्टी की जो ऊपर वाली तह है वो मूव कर जाती है और फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाती। सन, अगर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा हो तब भी जो है वो प्लांट सही से सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस हो जाती है। और अगर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ना हो तब भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। Organic fertilizers are manure, compost, dried blood, and bones are organic fertilizers because they are made from bodies of living organisms. These organic substances have to be broken down by action of microbes to release the important minerals present in them, so they act slowly. And next one is inorganic fertilizer. These are chemically made in factories. ये ऑर्गेनिक जो है वो लिविंग थिंग्स से नहीं बनते, बल्कि ये इनऑर्गेनिक हैं। ये केमिकली फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनते हैं, जो कि शॉर्टेज की शक्ल में पौधों को प्रोवाइड करना ज़रूरी होते हैं ताकि प्लांट्स की बेहतर जो है वो ग्रोथ हो सके। ओके, 5 क्लास, अल्लाह हाफिज़।